हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों, मैं जयंत सर और आज लेके आ गया हूँ एक धमाकेदार सेशन। इस धमाकेदार सेशन में बात करने वाले हैं क्लास 10 के भूगोल के बारे में। ठीक दोस्तों, आज हम लोग भूगोल के एक नया चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने वाले हैं। इस अध्याय का नाम है, इस चैप्टर का नाम है बिहार कृषि एवं वन संरक्षण। ठीक दोस्तों, यानी कि इस अध्याय में हम लोग हमारे बिहार से संबंधित और कृषि से संबंधित सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक दोस्तों, जो कि एक एक प्रश्न आपके आने वाले बोर्ड के परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक ना, तो चलिए बिना विलंब किए हुए क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल वाला आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। इससे होगा क्या कि मेरे द्वारा बनाया गया हर एक वीडियो अगर अपलोड होगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा नोटिफिकेशन। ठीक दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है हम लोगों के पास। तो बने रहिएगा अंत तक इस सेशन के। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न है हम लोगों के पास। प्रश्न क्या है कि बिहार में कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर तो फटाफट से कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए। कमेंट बॉक्स आपके लिए ही खाली रखा गया है। ठीक, चलिए फटाफट से बताइए बिहार में कुल कितने अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। ठीक, तो चलिए अगर आप लोग जानते हैं तो फटाफट से कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए, अन्यथा मैं आपको बता दूं कि हमारे बिहार में कुल जो है 6374 किलोमीटर जो है अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। ठीक दोस्तों, ए नंबर का विकल्प यानी कि 6374 किलोमीटर अधिसूचित क्षेत्र में वन का विस्तार है। कहाँ पे? हमारे बिहार में। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग पहला नंबर प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं दूसरा प्रश्न के साथ। चलिए प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? सीतामढ़ी, पटना, रोहतास या फिर नवादा। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं कि हमारे बिहार में नहरों के द्वारा जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वह किस जिले में होती है, अगर आप लोग जानते हैं तो फटाफट से कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए। अन्यथा मैं आपको बता दूं कि बिहार में नहरों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक सिंचाई जो किया जाता है वह रोहतास जिले में किया जाता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? रोहतास जिला याद रखिएगा, सर्वाधिक सिंचाई किया जाता है हमारे बिहार में। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक? दूसरे नंबर प्रश्न को आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न के साथ। ठीक दोस्तों, चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? फिर से वही प्रश्न लेकिन ऑप्शन अलग अलग है। ठीक दोस्तों, चलिए तो आप लोग सभी जानते हैं कि रोहतास जो है एकमात्र ऐसा जिला है जो कि हमारे बिहार में है और नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई रोहतास जिले में ही होती है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक तीसरा प्रश्न को भी शानदार तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं चौथा प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे ए रहा। चलिए चौथा प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है चौथा नंबर का कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। तो दोस्तों फटाफट से बताने की कोशिश कीजिए कि बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है। तो दोस्तों बिहार में जो है 60% क्षेत्र में खेती की जाती है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 4 नंबर के प्रश्न को। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं 5 नंबर का प्रश्न क्या है हम लोगों के पास। चलिए 5 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि बिहार के जूट उत्पादन में वृद्धि हो रही है, गिरावट हो रही है, स्थिर है या फिर इनमें से कुछ नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं कि बिहार में जूट उत्पादन में क्या हो रहा है तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए। अन्यथा मैं आपको बता दूं इसका आंसर जो हो जाएगा यानी कि बिहार में जूट का उत्पादन जो है गिरावट हो रही है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग इस यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 6 नंबर प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे ए रहा। चलिए 6 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है भैया, क्या कर रहा है प्रश्न कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है। तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं संजय संजय गांधी जैविक उद्यान जो है हमारे पटना यानी कि बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। क्या स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 6 नंबर के प्रश्न को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 7 नंबर के प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे ए रहा। चलिए 7 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ 1950 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में या फिर 1955 ईस्वी में। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं इस प्रश्न का आंसर तो फटाफट से कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए। अन्यथा मैं आपको बता दूं कि कोसी नदी घाटी परियोजना का जो आरंभ हुआ वह 1955 ईस्वी में हुआ था। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 7 नंबर के प्रश्न को। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं
देखते हैं 8 नंबर का प्रश्न क्या है हम लोगों के पास। चलिए 8 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है भैया कि कांवर झील स्थित है। चलिए बताइए फटाफट से, कांवर झील कहाँ स्थित है? दरभंगा जिला में, भागलपुर जिला में, बेगूसराय जिला में या फिर मुजफ्फरपुर जिला में? तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं कांवर झील कहाँ स्थित है तो फटाफट से कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए, अन्यथा मैं आपको बता दूं ये जो कांवर झील है जो स्थित है यह दरभंगा जिला में स्थित है। ठीक दोस्तों, कहाँ स्थित है? दरभंगा में स्थित है, याद रखिएगा। तो चलिए समझ गए आप लोग यहाँ तक। मेरे ख्याल से आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए खाली रखा गया है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं 9 नंबर के प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 9 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन गन्ना उत्पादक जिला नहीं है? तो दोस्तों, गन्ना उत्पादक जिला रोहतास नहीं करता है, यानी कि रोहतास जिले में गन्ना नहीं उगता है। दरभंगा में उगता है, पश्चिमी चंपारण में उगता है, उसके बाद मुजफ्फरपुर में गन्ना का उत्पादन होता है, लेकिन रोहतास एक ऐसा जिला है जहाँ पे गन्ना उत्पादन नहीं होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ पे 9 नंबर के प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 नंबर का प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 10 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है गंगा का उत्तरीय मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान, हिमालय की तराई या फिर गंगा का दियारा? तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं तंबाकू उत्पादन क्षेत्र कौन सा है इनमें से तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए, अन्यथा मैं आपको बता दूं कि तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है जो है वह गंगा का दियारा है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। तंबाकू उत्पादन क्षेत्र इनमें से कौन है? गंगा का दियारा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 10 नंबर के प्रश्न को। कहीं भी दिक्कत हो, किसी भी जगह दिक्कत हो तो कमेंट से जरूर में बताइएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11 नंबर का प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 11 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न बहुत ही यूनिक है। प्रश्न कर रहा है कि कुशेश्वर स्थान किस जिले में है? तो दोस्तों, कुशेश्वर स्थान किस जिले में है? फटाफट से इसका आंसर जो है आप कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए। आपको दिया जा रहा है कुछ क्षण, अन्यथा मैं आपको बताऊंगा कि कुशेश्वर स्थान किस जिला में अवस्थित है? वैशाली में, दरभंगा में, बेगूसराय में या फिर भागलपुर में? तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें यह जो कुशेश्वर नामक स्थान है यह दरभंगा जिला में स्थित है। ठीक दोस्तों, समझ गया आप लोग यहाँ तक 11 नंबर के प्रश्न को। चलिए क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके बोर्ड की परीक्षा में, इसलिए आप लोग हाई अलर्ट हो जाइए, सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए और शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। तो चलिए दोस्त लोग आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 12 नंबर के प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 12 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? तो दोस्तों, गंडक परियोजना का जो निर्माण किस स्थान पर हुआ है? बेतिया पे हुआ है, छपरा में हुआ है या फिर मोतिहारी में हुआ है या फिर वाल्मीकि नगर में हुआ है? तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है तो फटाफट से कमेंट में इसका आंसर बताने की कोशिश कीजिए, अन्यथा मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कहाँ चला गया भाई। चलिए दिक्कत नहीं लेना है, मैं फिर से निकाल रहा हूँ, ठीक ना। चलिए आ गया 12 नंबर का प्रश्न। प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा जरा, कि गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ? चलिए दोस्तों, आपको बता दें गंडक परियोजना का निर्माण जो हुआ वह कहाँ पे हुआ? तो वह वाल्मीकि नगर में हुआ। ठीक दोस्तों, कहाँ पे हुआ था? वाल्मीकि नगर में हुआ था। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक 12 नंबर के प्रश्न को। चलिए प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं 13 नंबर का प्रश्न, क्योंकि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 13 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? दोस्तों 80%, 75% या फिर 65% या फिर 86%? अगर आप लोग जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट में फटाफट से बताने की कोशिश कीजिए। आपको दिया जा रहा है कुछ क्षण, तब तक के लिए मैं आपको बता दूं कि राज्य की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह 80%। ठीक दोस्तों, समझ गए। हालांकि इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन या फिर इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग कुछ समय पहले ही देख चुके हैं, इसलिए घबराना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 14 नंबर प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 14 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है, क्या कर रहा है भैया 14 नंबर का प्रश्न, कि बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन क्या है? तो दोस्तों, बिहार में सिंचाई का सबसे प्रचलित साधन जो है वह नलकूप है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 14 नंबर के प्रश्न को। अगर कहीं भी दिक्कत हो, किसी भी जगह दिक्कत हो तो कमेंट से जरूर बताइएगा, कमेंट में जरूर से बताइएगा कि आपके द्वारा हर एक प्रश्न का उत्तर जो है मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं,
मिलते हैं 15 नंबर प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 15 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है भैया, क्या कर रहा है प्रश्न, आइए देखते हैं। प्रश्न है, कोसी परियोजना में किस स्थान पर बराज बनाया गया है? तो दोस्तों कोसी परियोजना में किस स्थान पर, तो दोस्तों कोसी परियोजना में जो है आपका जो है किस स्थान पर बराज यानी कि पुल बनाया गया है? मोदी मोदी सॉरी क्या है, मोदी नगर, हनुमान नगर, या फिर हनुमान या फिर वाल्मीकि नगर। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं कि कोसी परियोजना में किस स्थान पर ब्रिज बनाया गया यानी कि पुल बनाया गया, तो फटाफट से अगर आप लोग इसका आंसर जानते हैं तो फटाफट से कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए, अन्यथा मैं आपको बता दूं इसका जो आंसर हो जाएगा वो हनुमान नगर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, हनुमान नगर में कोसी परियोजना में जो है, कोसी परियोजना में हनुमान नगर जो स्थान है वहां पर जो है ब्राज बनाया गया है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 15 नंबर के प्रश्न को? कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर से बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 16 नंबर के प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 16 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों बिहार में जिलों की कुल संख्या जो है 38 है, आप लोग सभी जानते हैं। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 17 नंबर प्रश्न के साथ, क्योंकि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 17 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि सासाराम में किस जिला का मुख्यालय अवस्थित है? दोस्तों सासाराम में किस जिला का मुख्यालय अवस्थित है? भोजपुर, नालंदा, रोहतास या फिर कसूर? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, सासाराम में जो है आपका रोहतास जिला का मुख्यालय अवस्थित है। किस जिला का दोस्तों? रोहतास जिला का। आपका जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी नंबर का विकल्प रोहतास, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, समझ गया आप लोग 17 नंबर के प्रश्न को? कोई दिक्कत है तो कमेंट में जरूर से बताइएगा। आपके द्वारा पूछा गया हर एक प्रश्न का आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 18 नंबर प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे ए रहा। चलिए प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि सबसे कम वर्षा का जिला है। चलिए वह कौन सा जिला है जहां पर सबसे कम वर्षा होता है? किशनगंज, बक्सर, पूर्णिया या फिर पश्चिम चंपारण? तो चलिए दोस्तों, बक्सर एक ऐसा जिला है जहां पे वर्षा सबसे कम होता है, और किशनगंज यह एक ऐसा जिला है जहां पर वर्षा सर्वाधिक होती है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 18 नंबर के प्रश्न को? समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 18 नंबर के प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 18? चलो 19 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। चलिए 19 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती रही है? लेकिन अभी तक भी कहलाती रही है। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, जो कि आपके नेपाल के भीमनगर स्थान पे अवस्थित है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20 नंबर के प्रश्न को, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 20 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि पटना से लखीसराय तक का निम्न क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दोस्तों पटना से लखीसराय तक का निम्न क्षेत्र जल्ला कहलाता है। क्या कहलाता है? जल्ला। ठीक हो गया याद? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 21 नंबर के प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 21 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है भैया, क्या कर रहा है प्रश्न की इनमें कौन सी नदी सालों भर जल पूर्ति यानी कि हाँ जल पूरित नहीं रहती है? तो दोस्तों चीर नदी एक ऐसा नदी है जहां पर एक भी साल जो है वहां पे जल ही नहीं रहता है उसमें। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 22 नंबर के प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 22 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि बिहार की कौन फसल साल भर में तैयार होती है? बिहार की कौन फसल जो है साल भर में तैयार होती है? धान, चना, गन्ना, बाजरा? तो चलिए दोस्तों, गन्ना एक ऐसा फसल है जो यह फसल जो है साल भर में तब तैयार होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग 22 नंबर के प्रश्न को? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 23 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है, क्या कह रहा है कि बिहार में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? सदाबहार, कोणधारी, पतझड़ या फिर कटिल? तो चलिए दोस्तों, बिहार में जो है पतझड़ वन पाया जाता है। ठीक दोस्तों, अभी हमको यहाँ पे कुछ वाक्य याद आ गया जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। एक मैंने सॉन्ग गाना सुना था कि पतझड़ कावन बसंत महा, एक बरस में मौसम चार मौसम। ठीक दोस्तों, यह जो है एक वाक्य है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत किया, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक ना? वाक्य यही है गाना के तौर पे कि एक बरस में मौसम चार, पतझड़ कावन बसंत महा,
इस तरह से कुछ है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 24 नंबर के प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे ए रहा। चलिए 24 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि बिहार की फसल सघनता कितनी है। तो दोस्तों बिहार की फसल सघनता कितनी है? 1.06% या फिर 6.01% या फिर 0.06% या फिर 2.06%। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं बिहार की फसल सघनता कितनी है तो फटाफट से इसका आंसर कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए, अन्यथा मैं आपको बता दूं कि बिहार की फसल सघनता जो है वह 2.06% है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 24 नंबर के प्रश्न को? कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 25 नंबर के प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे ए रहा। चलिए 25 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि बिहार में बहुफसली भूमि का प्रतिशत कितना है? 65.62% या फिर 65.65% या फिर 56.26%। तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोग जानते हैं इस प्रश्न का आंसर तो फटाफट से कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए, अन्यथा मैं आपको बता दूं सॉरी दोस्तों, अन्यथा मैं आपको बता दूं कि इसका जो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ना कि बिहार में बहुफसली भूमि का जो प्रतिशत है वह कितना है? तो वह है 65.65%। दोस्तों हो गया आपको याद यहाँ तक 25 नंबर के प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 26 नंबर के प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे ए रहा। चलिए 26 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि इनमें कौन रबी की फसल है? जूट, गन्ना, जौ या फिर मकई। तो चलिए दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं कि रबी फसल जो है आपका यहाँ पे एक जौ है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग, रबी फसल आपका यहाँ पे क्या है? जौ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 27 नंबर के प्रश्न को, जो कि आपके स्क्रीन पे ए रहा। चलिए 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि तरबूज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध स्थान है। तो दोस्तों तरबूज उत्पादन के लिए जो है सबसे प्रसिद्ध स्थान है भागलपुर। ठीक दोस्तों, कौन सा स्थान है? भागलपुर जो है तरबूज उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थान है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 27 नंबर के प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 28 नंबर के प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे ए रहा। चलिए सॉरी दोस्तों इसके लिए। चलिए 28 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है भैया कि बिहार में वर्षा ऋतु कब होती है? तो दोस्तों बिहार में वर्षा ऋतु जो है जून से लेके सितंबर तक रहती है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग, बिहार में वर्षा ऋतु जून से लेके सितंबर माह तक रहती है। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 29 नंबर के प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे ए रहा। चलिए 29 नंबर का प्रश्न है, 29 नंबर प्रश्न कर रहा है भैया कि बिहार में वर्षा का सामान्य औसत क्या है? 20 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर या फिर 800 सेंटीमीटर। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, बिहार में वर्षा का सामान्य औसत जो होता है वह 120 सेंटीमीटर होता है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 29 नंबर के प्रश्न को? कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर से बताइएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 30 नंबर के प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे ए रहा। चलिए 30 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है भैया कि बिहार की आकृति किस प्रकार की है? तो दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं कि बिहार की आकृति जो है वह चतुर्भुजाकार की है। किस आकृति किसकी है? कैसा आकार है? चतुर्भुजाकार है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग 30 नंबर के प्रश्न को? कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर से बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 31 नंबर प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे ए रहा। चलिए 31 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि बिहार में हिमालय की कौन सी श्रेणी मिलती है? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय या फिर शिवालिक। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, बिहार में हिमालय की जो है शिवालिक श्रेणी मिलती है। ठीक दोस्तों, कौन सा श्रेणी मिलती है? शिवालिक श्रेणी मिलती है। ठीक, चलिए आगे बढ़े, चलिए देखते हैं 32 नंबर का प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पे ये रहा। चलिए 32 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि बिहार के मैदानी भाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो दोस्तों बिहार के जो है वह जो है मैदानी भाग में जो मिट्टी पाई जाती है वह आपका वाहित मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? वाहित मिट्टी पाई जाती है, याद रखिएगा। समझ गए आप लोग यहाँ तक 32 नंबर के प्रश्न को? चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 33 नंबर के प्रश्न के साथ, जो कि आपकी स्क्रीन पे ए रहा। चलिए 33 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि बिहार में जल का उपयोग किस काम के लिए होता है? सिंचाई के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, यातायात के लिए या फिर मत्स्य उत्पादन के लिए। तो दोस्तों बिहार में जल का जो उपयोग किया जाता है वह सिंचाई के लिए अधिक किया जाता है। ठीक दोस्तों, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा, सही आंसर ए नंबर का विकल्प सही हो जाएगा, सिंचाई। ठीक, समझ गए आप लोग यहाँ तक 33 नंबर के प्रश्न को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 34 नंबर का प्रश्न।
जो कि आपके स्क्रीन पे ए रहा। चलिए 34 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है कि बिहार की कितनी भूमि कृषि के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों बिहार की जो है आपका या जो कृषि के अंतर्गत जो आपका भूमि आता है बिहार का, वह कितना प्रतिशत आता है, यानी कि 34 नंबर का जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वह बी नंबर का विकल्प, यानी कि 3/4 जो है भूमि कृषि के अंतर्गत आता है बिहार की। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 34 नंबर के प्रश्न को। कहीं दिक्कत है तो कमेंट में जरूर से बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 35 नंबर के प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे ए रहा। चलिए 35 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि बिहार में मकई का सर्व प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन है। बिहार में मकई का सर्व प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन है। कोसी तट, गंगा से सटे उत्तरी इलाका, रोहतास क्षेत्र, या फिर फल्गु तट। ठीक दोस्तों, तो चलिए अगर आप लोग जानते हैं इस प्रश्न का आंसर तो कमेंट में जरूर से बताइएगा, अन्यथा मैं आपको बता दूं कि बिहार में मकई का सर्व प्रमुख उत्पादन जो क्षेत्र है वह जो है आपका कौन है, वह कोसी तट है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 35 नंबर के प्रश्न को। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर से बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 36 नंबर का प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पे ए रहा। चलिए 36 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है कि बिहार में धान की उत्पादकता कितनी है। दोस्तों बिहार में जो है धान की उत्पादकता 1.287 किलोग्राम हेक्टेयर है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 36 नंबर के प्रश्न को। अगर कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर से बताइएगा, ठीक ना। कमेंट बॉक्स आप ही के लिए रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 37 नंबर का प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पे ए रहा। चलिए 37 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि बिहार में कुल पशुधन कितना है। तो दोस्तों बिहार में जो है आपका कुल पशुधन जो है आपका यहाँ पे 407.83 लाख है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए समझ गए आप लोग यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिलते हैं 38 नंबर प्रश्न के साथ, जो कि आपके स्क्रीन पे ए रहा। चलिए 38 नंबर का प्रश्न करा है कि गंडक परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, या फिर मछली पालन। तो चलिए दोस्तों गंडक परियोजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह सिंचाई है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 39 नंबर के प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पे ए रहा। चलिए 39 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न करा भैया कि राज्य के किस क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है। दोस्तों राज्य के किस क्षेत्र में, यानी कि बिहार के किस क्षेत्र में जो है थारू जनजाति रहती है। तो दोस्तों वह उत्तर पश्चिम क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक 39 नंबर के प्रश्न को। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इस सेशन का सेकंड लास्ट प्रश्न, जो कि आपके स्क्रीन पे ए रहा। प्रश्न है, प्रश्न कर रहा है कि किस स्थान के निकट गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। तो दोस्तों राजमहल की पहाड़ी का नाम तो आप सुने ही है। राजमहल की पहाड़ी एक ऐसा स्थान है जहां पर गंगा एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। ठीक दोस्तों, समझ के आप लोग यहाँ तक राजमहल की पहाड़ी याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 41 नंबर का प्रश्न, यानी कि आज के सेशन का अंतिम प्रश्न। ठीक दोस्तों, चलिए अंतिम प्रश्न है हम लोगों के पास। गंगा मैदान में मिट्टी की औसत गहराई कितनी है। 200 से 300 मीटर, या फिर 2000 से 3000 मीटर, या फिर 2 से 3 मीटर, या फिर 5 से 6 मीटर। तो चलिए दोस्तों अगर आप लोग जानते हैं इस प्रश्न का आंसर तो कमेंट में फटाफट से बताने की कोशिश कीजिएगा, अन्यथा मैं आपको बता दूं कि गंगा मैदान में मिट्टी की जो औसत गहराई होती है वह जो है आपका 2000 से 3000 मीटर होती है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। तो दोस्तों आपको अगर लगता है कि हमको कहीं भी दिक्कत हो रहा है आंसर बनाने में या फिर आंसर ढूंढने में, बुक एकदम छापे जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, मिल नहीं रहा है, तो टेंशन नहीं लेना है। आपको पीडीएफ के साथ साथ आंसर भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। देखिए यहाँ पे एक एक प्रश्न का जो उत्तर है शानदार तरीके से दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग। यह जो पीडीएफ है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाइए जाके अवश्य डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। ठीक दोस्तों, समझ गए आप लोग यहाँ तक। तो चलिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, जो कि आप लोग इस सेशन के साथ अंत तक बड़े रहे। तो चलिए दोस्तों अगर आप लोग यहाँ तक इस वीडियो को देख चुके हैं तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, ठीक ना। तो चलिए फिर मिलते हैं कल नए उमंग और उत्साह के साथ और एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के सभी दोस्तों को राधे राधे।